जंगल में 2 दिन से तेज बारिश हो रही थी। अब क्या होगा कालू, अब तो यही जो कच्चा घोंसला था तिनकू वाला वही भी नहीं रहा। पक्का घर होता तो आज हम इस तरह से तंग ना होते। गोरी, अब हमें यहाँ का तो कोई पक्षी अपने घर रखने से रहा। हमने सबके साथ इतना बुरा जो किया है। साथ वाले जंगल में मेरी एक जानने वाली रानो चिड़िया है, चलो हम उस जंगल में चलते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहां से उड़ते हुए दूसरे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वो थक जाते हैं तो किसी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद फिर से उड़ने लगते हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी ना था। कबूतर भैया बड़ी दूर से उड़ते हुए आ रहे हैं। हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश है। मुझे ये बताओ रानो चिड़िया का घर इस जंगल में कहाँ पर है? हम उसके जानने वाले हैं। वो सामने सामने पीपल के दरख्त के ऊपर जो पक्का घर नजर आ रहा है वही रानो चिड़िया का घर है। अरे कालू और गौरी, आप लोग यहाँ इस समय? खैर तो है? पूछो मत रानो बहन, पूछो मत। हमारा घर गिर गया। पक्का घर था, लकड़ी वाला। इतना अच्छा घर बनाया था हमने, तुम्हारे भाई कालू ने और मैंने मिलके, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हमारा घर ही गिर गया। अब हम यहाँ तुम्हारे घर कुछ दिन रहने आए हैं। लेकिन कालू और गौरी, अगर बारिश का ही मामला है तो बारिश तो यहाँ पर भी शुरू हो गई है। हाँ हाँ रानो बहन, दिख रहा है मुझे, लेकिन कम से कम तुम्हारा पक्का घर तो है ना। हमारा तो घर ही टूट के गिर गया, तो हम किधर जाएं? बस 2-4 दिन की तो बात है, हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है कालू भैया, अगर 2-3 दिन की ही बात है तो आप मेरे घर में रह सकते हैं। आप ये दाना खाएं, मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया उनको भोजन देके दूसरे कमरे में चली जाती है। कालू और गौरी वो सारा दाना खा लेते हैं। वो तो ऐसे खा रहे थे जैसे 2 दिन से भूखे हूँ। गोरी चिड़िया का घर तो बहुत जबरदस्त है। देखो तो कितना पक्का घर है और कितना बड़ा भी है। हाँ कालू, मेरा तो मन ही नहीं हो रहा इस घर से जाने का। मेरा अब कोई नहीं जा रहा यहाँ से। मैं तो इसी घर में ही रहूंगी हमेशा। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी, रात बीत गई थी। गौरी और कालू जंगल घूमने के लिए बाहर जाते हैं। सामने से उन्हें एक मीठे फलों का पेड़ नजर आता है जिसके साथ एक चील बैठी होती है। कालू, मुझे ये फल खाना है, मेरा मन हो रहा है बहुत ज्यादा। गोरी, ये पेड़ इस चील का है। अगर हमें फल खाने हैं तो हमें पहले चील से पूछना होगा। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मुझे ये फल खाना है। चील दी, वो क्या है ना, मेरी पत्नी का बहुत मन हो रहा है ये फल खाने का। क्या हम एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हैं? हाँ कवे और कवि, तुम यहाँ से एक मीठा फल तोड़ के खा सकते हो। फिर वो दोनों एक मीठा फल तोड़ते हैं और मजे ले लेके खाते हैं। वो तो बहुत ही स्वादिष्ट था। चील दी, ये तो बहुत ही मीठा फल था। क्या हम कल भी ये फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवा और कवि, अगर तुम बदले में मुझे मांस देते रहो तो तुम ये सारे मीठे फल खा सकते हो। उसकी तो तुम फिक्र ही ना करो चील दी, मैं कल ही किसी पक्षी को तुम्हारे पास लेके आऊंगी। फिर वो दोनों वहां से मीठा फल खाने के बाद उड़ जाते हैं और चिड़िया के घर जाते हैं। कालू और गौरी, तुम इस समय कहाँ थे? कितनी देर से तुम लोग घर में नहीं थे, कहाँ थे तुम दोनों? हम तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा घर बना रहे हैं। वो क्या है ना, हमें ये जंगल अच्छा लग गया है। यहाँ तो बारिशें भी कम ही होती हैं। फिर तो इसका मतलब है 2-3 दिन में आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसी जंगल में हमारे साथ रहें। हाँ हाँ चिड़िया, बस 2 दिन ही रह गए हैं। 2 दिन बाद हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे, हमारा अपना घर जो बनने वाला है। ठीक है कालू भैया, आपका अपना घर जब बन जाए तो आप लोग यहाँ से चले जाइएगा। अब आप सो जाएं, मैं भी सोने जा रही हूँ। ऐसा बोल के चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी, ये चिड़िया तो बहुत ही भोली है। हम कल क्यों ना इसी को ही अपना शिकार बना लें। वाह मेरे सुंदर पति, मेरे साथ रह रहे के तुम भी समझदार हो गए हो। मैं भी यही सोच रही थी, इसी को ही चील-दी का शिकार बनाते हैं। तो बस फिर ठीक है, तुम कल चील-दी के पास जाके बैठ जाना और मैं इस भोली चिड़िया को बहाने से वहां ले आऊंगा। सुबह हो जाती है। बस फिर प्लान के मुताबिक गौरी कवि चील के पास चली जाती है। चील दी, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा मांस आने वाला है। बस मेरे पति उसको लेके ही आते होंगे। अरे ये तो रानो चिड़िया के घर रह रहे हैं। कहीं ये रानो चिड़िया को फंसाने की बात तो नहीं कर रहे? मुझे तुरंत यहाँ से जाके रानो को बताना होगा। इधर अपने प्लान के मुताबिक कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। रानो, वो बुलबुल पहाड़ के पास गिरी हुई पड़ी है, वो तुम्हें बुला रही है। क्या बुलबुल गिरी हुई है? उसे कुछ हो ना जाए। कालू भैया, आप भी मेरे साथ चलिए, उसे हमारी मदद की जरूरत है।
फिर कालू रानो को लेके तेजी से वहां से जा रहा होता है कि सामने से मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आ रहा होता है। मिट्ठू रास्ता रोक लेता है। मिट्ठू भैया जल्दी बताइए, आपने हमारा रास्ता क्यों रोका? बुलबुल गिरी हुई है और वो मुझे बुला रही है। मत जाओ रानो, कोई बुलबुल नहीं है वहाँ पर। वहाँ गोरी चील के पास बैठी है और ये तुम्हें धोखे से वहाँ लेके जा रहा है। चिड़िया, इस मोटी चोंच वाले तोते की बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है। मेरे मिट्ठू भैया ने कभी झूठ नहीं बोला। मिट्ठू भैया चलिए हम घर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया मिट्ठू तोता के साथ उड़ती हुई वापस घर में आ जाती है। इधर गोरी कवि चील के पास बैठी होती है। बस कुछ देर और इंतजार कर लो चील दी, आता ही होगा कालू रानो को लेके। तुम मुझे मांस खिलाना चाहती हो ना काली कवि, तो ऐसा करते हैं मैं तुम्हें ही खा लेती हूँ। इस तरह से मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति को मीठे मीठे फल मिल जाएंगे। ऐसा कह के चील गोरी कवि को दबोच लेती है और उसी को ही खा जाती है। और इधर दूर बैठ के देखता हुआ कालू कौवा रोने लगता है। उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है। अरे ओ बुलबुल की बच्ची, जरा अपने शरारती बेटे को लेके घर से बाहर तो आ। क्या हो गया है गोरी? क्या कान के पर्दे फाड़ोगी? मेरे घर के पास बैठ के इतना शोर क्यों डाल रही हो? तेरे इस शैतान बेटे ने आज मेरे बेटे को जग्गू को बहुत मारा है। बर्फ के गोले बना बना के उसके सिर में मारे हैं। अरे ओ शैतान, अगर आइंदा के बाद मेरे बेटे को तूने मारा तो यहीं बर्फ में ही गाड़ दूंगी तुझे। देखो तो ये मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी। आओ दोस्तों देखो, खुद तो झूठी है ही, बेटे को भी झूठा बना रही है। तू मेरे बेटे को बर्फ में गाड़ेगी तो मैं यहाँ बैठ के क्या तमाशा देखती रहूंगी? तेरे बेटे ने झगड़ा शुरू किया था, जैसी तू है वैसा ही तेरा बेटा है। गोरी और बुलबुल का झगड़ा देख के बाकी के पक्षी भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों रे जग्गू, क्या ये सच कह रही है बुलबुल? क्या झगड़ा तूने शुरू किया था? नहीं नहीं माँ, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो आराम से बैठा हुआ था, इसी पुन्नू ने ही आके मेरे साथ झगड़ा शुरू किया था। सुन लिया बुलबुल की बच्ची और पुन्नू, तूने सुन लिया? मेरे बेटे ने कोई झगड़ा शुरू नहीं किया था, तूने ही झगड़ा शुरू की है। नहीं आंटी, जग्गू झूठ बोल रहा है। मैं तो आराम से बैठ के खेल रहा था और इसने आके मेरे सिर में बड़े बड़े बर्फ के गोले डालना शुरू कर दिए। आप मेरे सिर पे देख लें, इतना मोटे मोटे से गोले बन चुके हैं। इसने ही मुझे मारना शुरू किया और फिर जवाब में मैंने भी इसको मारा। अरे अरे शांत हो जाओ गोरी और बुलबुल, तुम दोनों शांत हो जाओ। ये झगड़ा मैं अपनी आंखों से खिड़की में बैठ के देख रही थी। इससे पहले कि मैं घर से बाहर आती ये दोनों अपने अपने घर चले गए। पुन्नू ठीक कह रहा है, जग्गू ने ही झगड़ा शुरू किया था। उसने बड़े बड़े गोले बना के पुन्नू के सिर में मारे। जग्गू के बच्चे, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चल घर में तुझे बताती हूँ चल के। चलो रे बाकी के पक्षियों, यहाँ कोई तमाशा लगा है, तुम लोग भी अपने अपने घरों को जाओ। इधर रात हो जाती है, सारे पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। माँ, ये सर्दियाँ कितनी अच्छी होती हैं। अपनी अपनी रजाई पहन के सोए रहो अपने नरम नरम बिस्तरों में और गरम गरम बिस्तरों में, और साथ में चाय पकौड़ों का मज़ा ही अलग है। हाँ बेटा, तभी तो हम लोग अपना सुंदरवन जंगल छोड़ के पहाड़ों में रहने आ जाते हैं। सर्दियों में सर्दियों का मज़ा अलग ही होता है। सुबह हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घरों के आगे इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, इस मौसम में यहाँ भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम सबको इकट्ठे ही भोजन की खोज करनी होगी। मुझे सबसे ज्यादा बोर और बुरा काम यही भोजन की खोज करना ही लगता है। रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें वक्त ना गंवाते हुए जाके भोजन की खोज करनी चाहिए। अरे अरे मीनो, ये तो तैयार हो गए तुझे ले जाने को। ऐसा करती हूँ, कोई ना कोई बहाना करती हूँ। अरे अरे मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। कब से मेरे पैरों में दर्द है। ये तो एक बहाना है मीनो मौसी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कह रही थी कि मेरा बर्फ में खेलने का बहुत दिल कर रहा है। अरे गोरी की बच्ची, एक लगाऊंगी तेरे मुंह वाले। दर्द है तो कह रही हूँ, झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। नहीं नहीं मीनो मौसी, तुम तो बुरा ही मान गई। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम फिक्र ना करो, आराम करो, हम सब मिलकर तुम्हारा भोजन भी लेके आएंगे। बस फिर मीनो मौसी को छोड़ के सभी पक्षी वहाँ से भोजन की खोज को उड़ जाते हैं। अरे अरे मजे आए, मैं तो कूदूंगी, गाऊंगी, नाचूंगी। इधर पक्षियों को उड़ते उड़ते काफी देर हो गई होती है। वो आगे जाके एक बड़े पेड़ को देखते हैं और बड़े पेड़ को देखते ही वो आराम करने के लिए उस पेड़ पे बैठ जाते हैं। ओफो, थक गई मैं तो। इतनी देर उड़ने के बाद भी हमें भोजन नहीं मिला। मुझे लगता है हमें लौटना चाहिए। लेकिन अगर घर लौट गए तो खाएंगे क्या? अभी तो हमें कोई किस्म का अनाज मिला ही नहीं। गोरी ठीक कहती है दोस्तों, शाम हो गई है, लौटते लौटते रात हो जाएगी।
हाँ चलो अब हम सब घर को चलते हैं। फिर वो सारे पक्षी उड़ के वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। अगली सुबह वो फिर से इकट्ठे होते हैं। दोस्तों यहाँ तो अनाज मिलता ही नहीं, मैं तो कहती हूँ हमें वापस सुंदरवन जंगल ही लौट जाना चाहिए। क्यों ना हम थोड़ा दूर जाके खोज करके देखें, यहाँ करीब में कुछ नहीं मिलता तो क्या पता दूर से कुछ मिल जाए। मीनू मौसी की बात बिल्कुल ठीक है, चलो दोस्तों अब कुछ दूर जाके देखते हैं। फिर वो सभी पक्षी फिर से वहाँ से उड़ते हैं। इस बार वो बहुत दूर जाते हैं। उड़ते उड़ते वो जंगल से काफ़ी आगे चले जाते हैं, लेकिन आगे जाके भी उन्हें कहीं से अनाज नहीं मिलता। आखिरकार थक हार के वो फिर से एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। लगता है हमारे नसीब में यहाँ का अनाज है ही नहीं, चलो दोस्तों चलते हैं। इतनी देर में कालू की नज़र दूर एक घर पे पड़ती है जहाँ पे आग जल रही होती है। अरे दोस्तों वो देखो, वहाँ कुछ है, वहाँ कोई घर है, चलो हम उधर चलते हैं। समय ना गंवाते हुए वो सभी दोस्त वहाँ चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर सा इग्लू का घर होता है और उसके बाहर एक बूढ़ी माँ जी बैठी होती है। वो सभी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग इस समय यहाँ क्या करने आए हो? कोई समस्या है? फिर कालू और गौरी बूढ़ी माँ जी को सारी बात बताते हैं। अच्छा मैं समझ गई, तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? आओ अंदर आ जाओ तुम सब। फिर वो सब अंदर आ जाते हैं। अरे वाह 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 माँ जी, ये तो बहुत बड़ा घर है। क्या इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? हाँ बेटा, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। ऊपर वाले ने किसी तरह की कमी तो नहीं दी, लेकिन मेरे घर वाले, मेरा पूरे का पूरा परिवार एक बाढ़ में बह गया था। ओहो माँ जी, बहुत दुख हुआ, हमें बहुत दुख हुआ आपकी ये कहानी सुन के। बस बेटा, क्या किया जा सकता है। चलो मेरी छोड़ो, तुम सब ऐसा करो, दूसरे कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारे लिए थाली लगाती हूँ। तुम सब बहुत थके हुए लग रहे हो। ऐसा करो, खाना खाने के बाद आज यहीं सो जाओ, रात भी बहुत हो गई है। तुम लोग कल अपने घर को चले जाना। ये लो गरम गरम खाना खा लो। तुम लोग ऐसा करो, खाना खा के यहीं सो जाओ। सभी पक्षी खाना खा के सो चुके होते हैं, लेकिन मिठू तोते को तो नींद ही नहीं आ रही थी। मिठू तोता दूसरे कमरे में जाके देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। हा 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 हा, अब ये लोग मेरे बंदी बन के रहेंगे। मैं इनको अपनी तलिस्माती पिंजरे में बंद कर दूंगा। हो और फिर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। हो। वो बूढ़ी चिड़िया नहीं बल्कि एक विशाल जिन होता है। मिठू तोता फौरन ही जाता है और अपने साथियों को जगाता है। बस फिर देर ना करते हुए सारे पक्षी वहां से तेजी से उड़ जाते हैं, और वो तो इतना तेज उड़ते हैं कि वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते और दौड़े दौड़े अपने घरों को लौट आते हैं। इस तरह उनकी जान बचती है। दूर कहीं एक जंगल था। वो जंगल बहुत सुंदर था। उस जंगल के बीचों बीच नदी के पास एक गौरैया ने घोंसला बना रखा था। उसने उस घोंसले में अंडे भी दे रखे थे। वो बहुत खुश थी कि अब मेरे बच्चे निकलने ही वाले हैं। मेरे बच्चों को अंडे में से निकलने में कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसा करती हूँ, बहुत सा खाना जमा कराती हूँ ताकि कई दिन तक मुझे घोंसले से बाहर ना जाना पड़े। ऐसा कहते हुए वो अपने होने वाले बच्चों के लिए ढेर सारा खाना जमा करने के लिए निकल पड़ती है। मुंह अंधेरे निकली हुई गौरैया रात गए तक खाना जमा करती रहती है, और रात को जब उसके पास बहुत सा खाना जमा हो जाता है तो वो वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाती है। वो तो बहुत खुश थी कि अब उसको कई दिन तक अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे बच्चों, अब तुम लोग जल्दी से अंडों में से बाहर आ जाओ। हमारे पास ढेर सारा खाना भी जमा हो गया है और हम खुशी खुशी यहाँ रहेंगे और खाना भी खाएंगे। लेकिन बेचारी गौरैया क्या जानती थी कि वहाँ बैठी एक चील नन्हे नन्हे बच्चे निकलने का हर वक्त सपना देखती रहती है। अरे अब तो मुझे सपनों में भी गौरैया के बच्चे नजर आते हैं। कब होंगे उसके बच्चे और मैं उनको मजे ले लेके खाऊंगी। अब इंतजार नहीं होता। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन गौरैया के प्यारे प्यारे से 4 बच्चे हो जाते हैं। गौरैया ने जितना खाना जमा करके रखा था वो उन्हें कुछ दिन तक तो खिलाती रहती है, लेकिन कुछ दिन तक उसे लगता है कि खाना खत्म होने पे है और अब उसे दोबारा जाके और खाना लेके आना पड़ेगा।
मेरे प्यारे बच्चों, जितना खाना मैंने जमा करके रखा था वो अब खत्म हो गया है। ये आखिरी खाना है जो तुम खा रहे हो। अब तुम यहीं अपने घोंसले में ही रहना, कहीं बाहर ना चले जाना। मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके अभी आती हूँ। बस इतना कह के वो अपने घोंसले से उड़ जाती है। बच्चों को घोंसले में अकेला छोड़ के वो उनके लिए खाना लाने के लिए निकल पड़ती है। चील जो कई दिनों से नजर जमा के बैठा हुआ था, उसको तो मौका मिल जाता है। तुरंत से उड़ता हुआ वो बच्चों के पास आ जाता है। अरे वाह, आखिर वो दिन आ ही गया जब नन्हे नन्हे बच्चे मजे ले लेके खाऊंगा। बस फिर क्या था, वो तो बच्चों में से किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ता और सारे ही बच्चों को खा लेता है। यहाँ टूनी गौरैया खाना जमा करने में लगी हुई थी। वो ढेर सारा खाना जमा करती है और फिर वो कहती है, एक ही बार में ज्यादा वक्त लगा के मैंने ढेर सारा खाना जमा कर लिया। अब फिर कई दिन अच्छे गुजर जाएंगे। ऐसा कह के वो घोंसले की तरफ खाना उठा के लौट आती है। जैसे ही वो अपने घोंसले की तरफ आती है, उसकी तो आंखें खुल जाती हैं। उसका कोई भी बच्चा वहाँ नहीं था। बच्चों, तुम कहाँ गए? मेरे प्यारे बच्चों, तुम किधर हो? ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया मेरे बच्चों के साथ? मैं अपने बच्चों को किधर ढूंढूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ? इतने में चील वहाँ आके बैठ जाती है और गौरैया उसे देख के पूछती है, अच्छा, तो वो तुम हो? तुमने मेरे बच्चों को खा लिया, तो तुम मेरे बच्चों को खा गई। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो कितने छोटे थे अभी, तुम उन्हें क्यों खा गई? अरे अरे बस कर, मैं यहाँ पर तेरी फजूल बातें सुनने नहीं आया। मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि तेरे बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं। अब तू वो करेगी जो मैं तुझे कहूँगा, अगर तू अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती है। अगर मंजूर है तो बता, वरना तेरी मर्जी। क्या मेरे बच्चे जिंदा हैं? तो मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तू मेरे लिए खाना लाया करेगी। जब तक मेरा पेट भरा रहेगा तेरे बच्चों को कुछ नहीं कहूँगा, वरना तेरे बच्चों से ही अपना पेट भरूंगा। लेकिन मैं कैसे खाना ला सकती हूँ? मैं एक छोटा पक्षी हूँ और आप बड़ी पक्षी हो। मैं आपके लिए खाना कैसे लाऊं? ये तेरा मसला है, मेरा नहीं। मैंने तुझे बात बता दी है। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से उड़ जाता है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, कुछ भी हो मैं उसके लिए खाना लाऊंगी। अपने बच्चों के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। ऐसा कहते हुए गौरैया दुखी दिल के साथ वहाँ पर चील का खाना लाने के लिए उड़ जाती है। वो मार्केट में जाती और वहाँ से बचा कुचा मांस जो भी उसको मिलता उसको एक टोकरी में डाल लेती और वो टोकरी उठा के वो चील के पास ले आती। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। वो बचा कुचा मांस इकट्ठा करती है और आके चील को दे देती है। एक तो बच्चों की जुदाई का दुख और दूसरा इतनी मेहनत करने के बाद जब रात को वो अपने घोंसले में जाती है तो बहुत थक के चूर हो चुकी होती है और वो अपने घोंसले में जाके सो जाती है। लेकिन उसे नींद तो फिर भी नहीं आती। सारी रात उसे बच्चों का ख्याल आता रहता है। इसी तरह से समय बीतता गया। कई दिन हो गए अपने बच्चों को देखे हुए। अब मैं आज चील के लिए जब मांस लेके जाऊंगी तो चील से बात करूंगी कि एक बार मुझे मेरे बच्चे दिखा दे। बस बहुत हुआ, आज तो मैं अपने बच्चों को देख के ही रहूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। वो सीधा वहाँ से जाती है चील के लिए खाना लाने। चील के लिए खाना ले आने के बाद वो चील के पास आकर बैठ जाती है। ठीक है, तूने मुझे दे दिया ना खाना, अब तू जा यहाँ से। बैठी क्या है, देख क्या रही है मेरी तरफ, जा यहाँ से। कई दिन बीत गए हैं, आपके लिए खाना इकट्ठा करके ला रही हूँ। आज मुझे मेरे बच्चों को एक बार दिखा तो दें। क्या बोली तू? तुझे किसने जुर्रत दी? तुझे किसने बोला कि तू इस तरह से कह मुझसे? तेरे बच्चे जिंदा हैं, यही काफी नहीं है? मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की। मैं सिर्फ एक बार अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। आप मुझे एक बार मेरे बच्चों को दिखा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे वैसा ही, वरना तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। अपने बच्चों को जिंदा नहीं देखना चाहती तू? गौरैया बेचारी निराश होकर वहाँ से उड़ती हुई वापस अपने घोंसले में आ जाती है। वो नदी के पास जाके बैठ जाती है और रोने लगती है। कितने दिन हो गए मेरे बच्चों को देखे हुए। पता नहीं मैं इस जीवन में अपने बच्चों को देख भी पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। ए ऊपर वाले, मुझे बता मैं क्या करूं? इस दुख का क्या इलाज है? वहीं एक सारस भी आ जाता है। चिड़िया को मायूस देख के वो उसके पास आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम बहुत दुखी हो और रो रही हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मेरा ऐसा दुख है जिसका इलाज किसी के पास भी नहीं। मैं ऐसी मुसीबत में हूँ जिसमें से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। दुख बताने से दुख हल्का होता है, तुम मुझे बताओ तो सही। दुखी गौरैया सारी बात सारस को बता देती है।
अरे बेवकूफ, वो तुम्हारे बच्चों को कब का खा चुका है। उसने मुझे भी ऐसे ही बेवकूफ बनाया था। कितने दिन मैं भी उसको खाना देता रहा था। वो जालिम मेरे बच्चों को भी खा गया था। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि वो अभी भी नहीं सुधरा। मेरे पास एक उपाय है उसको सजा दिलाने का। क्या वो जालिम मेरे बच्चों को खा गया और मुझसे काम भी करवा रहा है? क्या उपाय है तुम्हारे पास? मुझे बताओ, मैं उससे बदला लेने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। कितना दर्द हुआ होगा मेरे बच्चों को। ऊपर वाले मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मैं एक किंग कोबरा को जानता हूँ। उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई उपाय नहीं। हमें उससे मदद मांगनी होगी। अपने बच्चों के लिए मैं हर इंतकाम लेने को तैयार हूँ। चलो मेरे साथ, मैं हर खतरे से खेलूंगी। फिर वो दोनों उड़ते हुए किंग कोबरा की बिल के पास आ जाते हैं और हिम्मत जुटा के सारस उसको आवाज देता है। किंग कोबरा उस वक्त आराम कर रहा था। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या जानते नहीं कि यहाँ पर आना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है? किंग कोबरा जी, हम जानते हैं कि यहाँ आना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं, लेकिन हम मजबूर हैं। आपके सिवा हमें इस मुश्किल से और कोई नहीं निकाल सकता। हमारी मदद कीजिए। फिर पहले सारस और फिर गौरैया सारी बात जो उनके साथ बीती है किंग कोबरा को बताते हैं और इस मुश्किल से निजात के लिए उससे मदद मांगते हैं। हमारे रहते उस चील की इतनी हिम्मत कि वो मासूम पक्षियों को इस तरह परेशान कर रहा है। किसी भी तरह करके तुम उसको मेरे पास ले आओ। आगे हम देखते हैं कि क्या करना है हमें। फिर सारस और गौरैया प्लान करते हैं कि कैसे चील को इधर ले आना है। मैं जाती हूँ और बहुत आसानी से चील को यहाँ ले आऊंगी। मैं उससे कहूंगी कि खाना बड़ा है, मुझसे उठाया नहीं जाता। वो फौरन आ जाएगी। फिर गौरैया चील के पास आ जाती है। अरे आज तो खाली हाथ आई है, खाना नहीं लेके आई? क्या अपने बच्चों का मरवाना चाहती है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है चील जी। वो असल में खाना बहुत बड़ा है आपका, मुझसे उठाया नहीं जाता। आप खुद मेरे साथ वहाँ चलिए, आपके लिए खाना मैंने वहीं पर ही ढूंढ रखा है। ओ अच्छा अच्छा, तो ऐसी बात है। चल ठीक है, चल मेरे साथ। फिर गौरैया चील को लेके तुरंत वहीं आ जाती है। अच्छा, तो ये सारस मेरा खाना है, लेकिन इसको मैंने कहीं देखा है। खाना तो तूने अच्छा ढूंढा है, लेकिन ये देखी देखी सूरत है। ओ अच्छा, तो तुमने इसे देखा है? हाँ, जैसे मेरे बच्चों को खा लिया उसी तरह से इसके बच्चों को भी तो खा लिया था। देखा हुआ कैसे नहीं होगा। ओ, तो तू जान गई। सब कुछ अच्छा हुआ कि तुझे पता चल गया। अब मैं तुम दोनों को यहीं खत्म कर दूंगा, तभी जाके मुझे शांति मिलेगी। अब मैं तुम दोनों को अभी खत्म कर दूंगा और बाद में खा लूंगा। अरे तू क्या हमें खत्म करेगा? तेरी तो अपनी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। तू बच्चे का तो हमें खत्म करेगा ना। जैसे ही सारस की बात खत्म होती है, किंग कोबरा पीछे से आते हैं और फौरन ही इसको डस लेते हैं। तुरंत ही चील मर जाता है और वो चील किंग कोबरा का नाश्ता बन जाता है। इस तरह से गौरैया और सारस अपने बच्चों का इंतकाम उस चील से ले लेते हैं।